अस्सलाम वालेकुम। अब अगली किस्त में हम अ, हिकमत का घर अल मामून ने जो शुरू किया हाउस ऑफ विजडम, इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो ये तालीम का मरकज़ था, तहकीक इसमें की जाती थी, फ़लसफ़ा इसके अंदर पढ़ा जाता था, साइंस इसके अंदर पढ़ाई जाती थी और मैथमेटिक्स का भी ये मशहूर मरकज़ था। तो अल मामून ने सफ़ीर भेजे मुख्तलिफ दुनिया के जगहों पे और बहुत सारे जो माहिरीन हैं इन सब्जेक्ट्स के, उनको बुलाया और सबसे अच्छी किताबें जो बाज़ंतीन या फ़ारिस में जो बेहतरीन मशहूर किताबें थी वो मँगवाई सारी। और गुंदेशापुर से, जैसे मैंने पिछली किस्त में बताया, माहिरीन उसने इन मज़ामीन के बुलाए और सबसे अच्छे मुतरजम पूरी दुनिया से उसने बुलाए और अरबी में सब इल्म का तर्जमा करने को उसने कहा। वो ये चाहता था कि बगदाद में दुनिया की जितने भी अलूम हैं, जिस हद तक मुख्तलिफ मज़ामीन में जितनी भी तरक्की हुई है, उन सब के तर्जुमे अरबी में करने चाहिए और वो बगदाद में होने चाहिए। अब जिन लोगों को, माहिरीन को उसने बुलाया हिकमत के घर में काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए, इजादात करने के लिए, उनमें कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। शुरू में जो उसने बुलाए, और भी सालों के दौरान काफ़ी सारे लोगों को बुलाया, लेकिन शुरू में इन लोगों को बुलाया। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी, ये मैथमेटिशियन थे और एल्गोरिदम का लफ्ज़ जो है वो इनके नाम से जुड़ा हुआ है और अलजबरा को इन्होंने शुरू किया था। बनु मूसा भाई जो थे, ये 2 भाई थे, मैथमेटिशियंस थे ये, फ़ल्कियात, एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, इंजीनियर भी थे और इजाद भी करते थे, इन्वेंटर्स भी थे। हुनैन इब्न इसहाक, ये एक नेस्टोरियन नेस्टोरियन एक क्रिश्चियनिटी की शाख होती थी, अब नहीं है। ये नेस्टोरियन तबीब थे, लेकिन ये हुनैन इब्न इसहाक ने सबसे बाअसर तर्जुमा करने वालों में इनका शुमार होता है। जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अरबी में उनका तर्जुमा किया। एक यूनानी फ़लसफ़ी था, गैलन उसका नाम था। तो गैलन के काफ़ी सारे इसने काम अरबी में तर्जुमा किया उनका। और अल-किंदी जो है वो एक अरब फ़लसफ़ी थे, ये भी इस हिकमत के घर में आए। अब 9वीं और 10वीं सदी तक अब्बासिद खिलाफत जो थी, ये दानिशवराना और इल्म के अरूज पे पहुंच चुकी थी और दुनिया में इसका पूरा असर फैलना शुरू हो गया था और बगदाद सच्चे तौर पे दुनिया का मरकज़ बन के उभर गया था। मामून ने और क्या किया? उसने और ये किया, तो ये हिकमत का घर तो उसने बनाया ही था, लेकिन उसने 2 ऑब्ज़र्वेटरीज़ बनाई थी। ऑब्ज़र्वेटरीज़ ये होती हैं फ़ल्कियात की तहकीक करने के लिए ऑब्ज़र्वेटरीज़। आजकल की ऑब्ज़र्वेटरीज़ जो हैं उसमें टेलीस्कोप्स लगाए जाते हैं ताकि आसमान में, स्पेस में देखा जाए बहुत दूर तक, और रेडियो टेलीस्कोप्स भी होते हैं। रेडियो वेव्स से जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आसमानों में, स्पेस में क्या प्लैनेट्स हैं, क्या सितारे हैं। तो उस ज़माने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी थी, ऑब्ज़र्वेटरीज़ नहीं होती थी। तो ये अल मामून ने बगदाद में सबसे पहले 2 ऑब्ज़र्वेटरीज़ खोली। अब ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जब मुझे इसका पता लगा तो बड़ी खुशी हुई। ये इतनी नुमायाँ चीज़ थी उस ज़माने में कि सारी दुनिया के इस वक़्त के एस्ट्रोनॉमर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये अल मामून ने 9वीं सदी में, सन 800 कुछ में 2 ऑब्ज़र्वेटरीज़ बनाई बगदाद में। देखिए, आजकल की टेक्नोलॉजी में ये बनाना थोड़ा आसान है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है। उस वक़्त बगदाद इसी तरह एक जदीद शहर था उस वक़्त के मुताबिक, ठीक है? तो उसने ऑब्ज़र्वेटरीज़ जो बनाई, तो ये आजकल के साइंसदान इसको इतना मानते हैं कि चाँद पे कुछ गड्ढे हैं, इंग्लिश में क्रेटर्स कहते हैं उनको, बहुत बड़े क्रेटर्स होते हैं, ये कई मील एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसका फासला होता है। तो एक क्रेटर का नाम अल मामून पे रखा गया है। बहुत पहले रखा गया था। उस क्रेटर का नाम है एल मनोन क्रेटर, इंग्लिश में कहते हैं एल मनोन क्रेटर उसका नाम है। ये अल मामून के नाम पर ये क्रेटर का नाम रखा गया है चाँद पे, हमारे मुसलमान खलीफा के नाम पे।
لیکن پھر جب میں تحقیق کر رہا تھا تو دو اور کریٹر ہیں جو کہ مسلمانوں کے نام پر چاند پہ کریٹرز ہیں، گڑھے ہیں جن کا مسلمانوں کے نام پر. ایک 13ویں صدی کا ایک شہزادہ تھا جو کہ اس نے بھی بہت سارے علوم کا فروغ کیا. اس کا نام تھا عبد الفدا. پورا نام تھا اس کا اسماعیل عبد الفدا. تو ایک عبد الفدا کریٹر ہے چاند پہ اس کا نام، اور ایک ہے جابر کریٹر کے نام سے، جابر ابن افلاح کے نام پہ. یہ بھی ایک جغرافیہ کا ماہر تھا. اس نے بہت زبردست کام کیا جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا. ٹولمی کی جو کتاب جو المامون نے مانگی تھی جب بازنطینی شہنشاہ کو جب شکست دی تھی اس نے، تو وہ ٹولمی کی جو کتاب تھی المجسٹ، اس میں کچھ غلطیاں تھیں. تو وہ غلطیاں اس نے جابر ابن افلاح نے 12ویں صدی میں پکڑی، اور پھر اس نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا اصلاح المجستی، یعنی کہ المجسٹ درست کرنے والی کتاب ہے یہ. تو اس میں جو المجسٹ میں جو غلطیاں تھیں وہ اس نے بتائیں، اور ان کو درست کس طریقے سے کیا جائے وہ بتایا. پھر اور بھی کچھ چیزیں ہیں عبد الفدا کے بارے میں جو میں نے ذکر کیا تھا. وہ کئی اس نے چیزیں دریافت کی، وہ پھر کسی اور کیس میں آپ کو اور بتاؤں گا. لیکن اس میں ایک ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کئی شہروں کے نقشے، اور شہر جو ہے وہ دنیا میں ایگزیکٹلی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ وہ کہاں ہیں، وہ اس نے بالکل ایکوریٹ، بالکل باریکی سے کیلکولیٹ کر کے بتایا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان مغربی راستے سے چلے اور پورے دنیا کے گرد وہ چلے اور جہاں سے شروع کیا تھا وہاں ختم کرے، اور اگر وہ دن گنتا رہے تو اس کو ایسا لگے گا جیسے وہ ایک دن پہلے پہنچ گیا ہے. اس کو کہتے ہیں سرکم نیویگیٹرز پیراڈاکس. تو عبد الفدا نے اس چیز کو کیلکولیٹ کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ پیراڈاکس کیوں ہوتا ہے، ایک دن پہلے اس کو ایسا کیوں لگتا ہے. وہ اس لیے لگتا ہے کہ دنیا بھی گھوم رہی ہوتی ہے اور وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تو اس سے ایک دن کا فرق پتہ چلتا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کسی اور قسط میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ مسلمان سائنسدانوں نے پوری دنیا کو دیں. اچھا، اب بغداد جو ہے وہ دنیا کا دارالخلافہ مانا جاتا تھا، سیاسی طور پہ، تجارتی طور پہ، فوجی طور پہ، اور علم کے طور پہ اس حکمت کے گھر کی وجہ سے. اب میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے احمد الیعقوبی. یہ 9ویں صدی کا ایک جیوگرافر تھا، یعنی کہ جغرافیہ کا یہ ماہر تھا. اس نے کتاب لکھی، کتاب البلدان. اس میں یہ بغداد کے بارے میں کیا لکھتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں عراق سے صرف اس لیے شروع کرتا ہوں کہ یہ دنیا کا مرکز ہے. عراق دنیا کا مرکز ہے، زمین کی ناف ہے. اور میں سب سے پہلے بغداد کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ عراق کا مرکز ہے. تو عراق دنیا کا مرکز ہے اور بغداد عراق کا مرکز ہے. وہ سب سے بڑا شہر ہے جس کی وسعت، حجم، خوشحالی، پانی کی فراوانی یا آب و ہوا کی صحت کے لحاظ سے دنیا کے مشرق یا مغرب میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے. تو اس شہر کے مشرق، پوری دنیا میں مشرق یا مغرب میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے. اور کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ، قصبے کے باشندے اور ملک کے باشندے آباد ہیں، اس کے لیے وہ دور دراز کے تمام ممالک سے آتے ہیں، اور ہر طرف کے لوگوں نے بغداد کو اپنے وطن پر ترجیح دی ہے. ان کے علماء سے زیادہ علم مند، ان کے روایات پسندوں سے بہتر باخبر، ان کے علماء سے زیادہ پختہ کوئی نہیں ہے، اور ان کے شاعروں سے زیادہ شاعرانہ کوئی نہیں ہے. اب اگر ہم بغداد کے بارے میں تھوڑا اور جاننا چاہیں کہ یہ شہر کس قسم کا تھا، یہ قدیم شہر بابل کے طرز پر کھڑا کیا گیا. اب بابل کا شہر جو تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ سرکل میں عمارتوں کو کھڑی کرتے تھے، گول دائرے کی شکل میں عمارتوں کو کھڑی کرتے تھے. تو بغداد تو ایک بڑا شہر تھا ہی، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا شہر تھا جس کو گول شہر کہتے تھے. اس گول شہر کے اندر خلیفہ کا محل تھا، اور کچھ شہزادوں کے محل تھے اس کے اندر، اور کچھ باغات تھے. اور یہ گول شہر جو تھا اس کی دو دیواریں تھیں. ایک پہلے دیوار تھی جو کہ گول تھی، اور پھر اس میں کچھ لوگوں کے گھر اور
जगह थी, और फिर एक और अंदरूनी एक दीवार थी। तो ये 2 दीवारें थी। अंदरूनी दीवार के अंदर फिर कुछ बागात, एक बहुत बड़ी जामा मस्जिद थी, और खलीफा का महल और शहजादों के महल इसके अंदर थे। तो ये 2 दीवारों की वजह से और बीच में जो और चीज़ें आती थी, इससे ये गोल शहर की दिफा करने के लिए मदद होती थी। तो इस वजह से इस स्टाइल से इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट की। इस गोल शहर के 4 गेट थे, 4 दरवाजे या 4 बाब थे, और ये बाब जो थे मुख्तलिफ जो उस वक्त की खिलाफत के मशहूर शहर थे, उनके नामों पे इनका नाम रखा गया था। तो ये था बाब खुरासान, बाब शाम, बाब कूफा और बाब बसरा। और इस गोल शहर के बिल्कुल सेंटर में जामा मस्जिद थी और खलीफा का महल था। बगदाद का मगरबी जो हिस्सा था उस पे ये गोल शहर था, और बहुत सारे गोल शहर के बाहर जो है शहर काफी फैल चुका था। इतने लोग आ चुके थे यहाँ कि दरियाए दजला के मशरकी किनारे पे भी ये बगदाद का शहर और ज्यादा फैला। और अब जाहिर है बीच में दरिया दजला था, तो दरिया को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाई गई। अब ये ब्रिज बहुत खास थी। ये ब्रिज पॉन्टून्स पे थी। पॉन्टून्स होती है एक किस्म की बोट होती है ये, जो कि पानी पे तैरती है। तो ये पॉन्टून ब्रिज का मतलब ये है कि इसके जो सतून थे वो नीचे जमीन तक नहीं जाते, इसके सतून तैर रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप इस ब्रिज को जब मर्जी आप ख़त्म कर दें, और जब मर्जी इसको दोबारा खड़ा कर लें। अब इन्होंने क्यों ऐसा ब्रिज बनाया? इसलिए कि अगर शिप, बहरी जहाज अगर गुजरना चाहता है इस दरिया से, तो वो उस पॉन्टून ब्रिज को ख़त्म कर देंगे, ताकि बड़ा जहाज, बहरी जहाज यहाँ से गुजर सके, और जब वो गुजर जाए तो उसको वापस वो खड़ा कर दे। इसलिए भी उस पॉन्टून ब्रिज को वो ख़त्म कर दे। अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाए तो दुश्मन को दरिया पार करने में मुश्किल हो और दिक्कत हो, तो हिफाजती निज़ाम से भी ये पॉन्टून ब्रिज खड़ा किया गया। अब आप देखें, ये सोच, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ना, उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया। ये जदीद टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने की, तो मुसलमानों ने ये चीज़ें बनाना शुरू की। अब चीन, इंडिया, अफ्रीका और जनूबी यूरोप से यहाँ पर सामान आता था, तिजारत होती थी। ये एक बंदरगाह भी था, तो पोर्ट भी था ये यहाँ पर। फिर एक और ज़बरदस्त चीज़ जिसको मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, कागज़ का इस्तेमाल ये चीन में शुरू हुआ। कागज़ को किस तरीके से बनाते हैं, ये चीन में शुरू हुआ। लेकिन ये मैस स्केल पे, यानी कि बड़े पैमाने पे कागज़ को किस तरीके से बनाना है, ये बगदाद में शुरू हुआ। सुनने को ये एक आम सी चीज़ है, अच्छा ठीक है, चीनियों ने कागज़ इजाद की और इसको बड़े पैमाने पे बनाना जो है ये बगदाद में शुरू हुआ। लेकिन मुझे ख़ास तौर पे खुशी क्यों हुई ये चीज़ जान के, क्योंकि बड़े पैमाने पे अगर आप कागज़ पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप किताबें छाप सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अदब और उलूम और साइंस की आप फ़रोग़ कर सकते हैं, क्योंकि आम इंसान अब किताबें पढ़ सकता है और सीख सकता है और मुख्तलिफ उलूम, मुख्तलिफ मज़ामीन जान सकता है। तो बेशक चीन ने बहुत पहले कागज़ दरियाफ्त की, लेकिन कागज़ हर एक के पास नहीं होता था। ख़ास लोगों के पास सिर्फ़ कागज़ होते थे, और वो ख़ास लोग सिर्फ़ पढ़ते थे, और उन ख़ास लोगों के पास आपको जाना पड़ता था कुछ सीखने के लिए। लेकिन बगदाद ने दुनिया को क्या दिया? बगदाद ने दुनिया को दिया कि कागज़ को बड़े पैमाने से किस तरीके से आप बना सकते हैं, और बड़े पैमाने पे आप किताबें किस तरीके से छाप सकते हैं। कैसा ज़बरदस्त चीज़ है ये, ठीक है? अब ये चीज़ हमें नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है ना? अदबियात जो है इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ पाया। अल मामून के ज़माने में अफ़साने आम लोगों तक पहुँचना शुरू हो गए।